नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। जेएसएससी सीजीएल के लिए जो टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की गई है, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज चौथे टेस्ट पर बात करेंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज के टेस्ट के अंतर्गत पहला प्रश्न है आपके सामने कि झारखंड में 2011 में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था? प्रश्न को ध्यान से देखिएगा कि झारखंड में 2011 में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था? ऑप्शन दिया हुआ है छौवा, कुक्कुट, मोर, कोयल। देखिए आंसर से पहले हम लोग राष्ट्रीय खेल जो 34वां राष्ट्रीय खेल आयोजन हुआ था 2011 में, उस पर थोड़ा सा बात करेंगे, फिर आंसर पे जाएंगे। ठीक है, तो आप जानते होंगे कि झारखंड में 34वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ था 12 से 26 फरवरी 2011 में। ठीक है, 12 से लेकर 26 फरवरी तक 2011 ईस्वी में। यह झारखंड में 3 जगहों पर आयोजन हुआ था इसका, एक रांची में, एक जमशेदपुर में, एक धनबाद में। आप याद रखिएगा कि झारखंड में जो 34वां राष्ट्रीय खेल था यह 12 से 26 फरवरी 2011 में आयोजन किया गया था और 3 जगह पर, रांची में, जमशेदपुर में, धनबाद में। ठीक है, और इसका जो शुभंकर था ना, छौवा था। छौवा का मतलब हिरन का बच्चा। ठीक है, तो इसका शुभंकर क्या था? छौवा, यानी कि हिरन का बच्चा। ठीक है, और इस खेल के जो उद्घाटन करता थे ना, उस समय के जो राज्यपाल थे, यानी कि 2011 में झारखंड के राज्यपाल थे MOH फारूक जी, इनके द्वारा उद्घाटन किया गया था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि 2011 में जो 34वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था झारखंड में, उसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो MH फारूक जी इसके उद्घाटनकर्ता थे, जो उस समय झारखंड के राज्यपाल थे। ठीक है, और इसका उद्घाटन स्थल बिरसा मुंडा स्टेडियम था। इसका समापन स्थल भी बिरसा मुंडा स्टेडियम था और उद्घाटन स्थल भी बिरसा मुंडा स्टेडियम था। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको याद रखना चाहिए कि 34वां राष्ट्रीय खेल जो था 12 से 26 फरवरी 2011 में इसका आयोजन हुआ। झारखंड में रांची, जमशेदपुर, धनबाद में इसका आयोजन हुआ। इसका शुभंकर छौवा था, यानी कि हिरन का बच्चा। इसका उद्घाटन स्थल बिरसा मुंडा स्टेडियम था और इसका समापन स्थल, यानी जहाँ यह लास्ट हुआ, जहाँ इसे समाप्त किया गया, वह स्थल भी बिरसा मुंडा स्टेडियम ही था, रांची। ठीक है, उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो उस समय के राज्यपाल फारूक जी। इतना आपको याद रखना चाहिए। इसमें झारखंड का कौन सा, मतलब कि झारखंड को कितना स्वर्ण पदक मिला, कौन सा रैंक प्राप्त हुआ, तो इसके बारे में भी आप याद रख सकते हैं कि झारखंड का स्थान ना इसमें 5वां स्थान था। ठीक है, इस खेल में झारखंड को 5वां स्थान मिला और झारखंड ने टोटल 33 स्वर्ण पदक जीता, 33। ठीक है, 33 स्वर्ण पदक झारखंड जीता और इसका कौन सा स्थान मिला इसे? तो 5वां स्थान प्राप्त हुआ था। तो इतना काफ़ी है, आपको केवल याद रखना है कि 34वां राष्ट्रीय खेल झारखंड में 3 जगहों पर हुआ, रांची, जमशेदपुर, धनबाद में। शुभंकर क्या था? छौवा, हिरन का बच्चा। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, छौवा। अब आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने कि भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? देव नारायण सिंह, ब्रज नारायण सिंह, शिव नारायण सिंह, गंगा नारायण सिंह। पहले हम लोग थोड़ा सा भूमिज विद्रोह पर बात करेंगे, उसके बाद इसके राइट आंसर पे जाएंगे। ठीक है, देखिए भूमिज विद्रोह जो था ना, मानभूम और सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। मानभूम और सिंहभूम क्षेत्र में 1832 से 33 के बीच में यह विद्रोह हुआ और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे गंगा नारायण थे। ठीक है, तो भूमिज विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता थे, प्रमुख नेता थे, गंगा नारायण थे। मानभूम सिंहभूम क्षेत्र में यह हुआ, 1832 से 33 के बीच में यह विद्रोह हुआ। इसके अलावा इस विद्रोह को ना गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। और आपको जानना है तो भूमिज विद्रोह के बारे में आप एक पॉइंट याद रख सकते हैं कि इसका क्या कारण था। तो भूमिज विद्रोह का जो मुख्य कारण था कि गंगा नारायण को यहाँ का उत्तराधिकारी बनाना था। ठीक है, गंगा नारायण को उत्तराधिकारी बनाना था, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि गंगा नारायण की जगह पर गंगा नारायण के चाचा को उत्तराधिकारी बना दिया। मानभूम क्षेत्र में गंगा नारायण को उत्तराधिकारी बनाना था, लेकिन अंग्रेजों ने इसके चाचा को उत्तराधिकारी बना दिया, जिस कारण गंगा नारायण क्या करते हैं? विद्रोह कर देते हैं। ठीक है, तो बस आपको इतना सा याद रखना है कि भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा कहा जाता है। मानभूम और सिंहभूम क्षेत्र में यह हुआ था।
32-33 के बीच में हुआ था। इसके अलावा आपको याद रख सकते हैं कि इस विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे गंगा नारायण थे। अब बताइए, क्वेश्चन पूछा है कि भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे, तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा गंगा नारायण। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कौन सा त्यौहार के दौरान जनजातीय महिलाएं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती है। प्रश्न क्या है कि कौन से त्यौहार के दौरान, यानी कौन सा ऐसा त्यौहार है जिसमें जनजातीय महिलाएं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती है। हेमसेंद्रा, मुक्का सेंद्रा, गोप सेंद्रा या जोप सेंद्रा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुक्का सेंद्रा। देखिए, जनजातीय महिलाएं जो होती है ना, पूरे दिन क्या होता है कि पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती है। और इस समय कौन सा त्यौहार चल रहा होता है, तो मुक्का सेंद्रा। मुक्का सेंद्रा में क्या होता है कि जनजातीय महिलाएं पुरुष के कपड़े पहनकर पूरा दिन, ठीक है, पशुओं का शिकार करती है। अब जनजातीय महिलाओं का जिक्र हुआ है तो आप एक और फेस्टिवल का नाम याद कर लीजिएगा। 3 फेस्टिवल का नाम याद कर लीजिए जो काफ़ी फेमस है। एक है जनी शिकार, जिसमें महिलाएं शिकार करती हैं। दूसरा भाई भीख, जिसमें भाई के यहाँ से बहन जाके लाती है, मांग के, कुछ भीख मांग के लाती है, फिर भाई को बना के खिलाती है। ठीक है, तो जनी शिकार, भाई भीख और देसावली 3 ऐसा पर्व है जनजातियों में जो कि 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। तो आप इसके साथ इसको भी याद कर लीजिएगा कि मुक्का सेंद्रा में क्या होता है कि जनजातीय महिलाएं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको याद करना है जनी शिकार, भाई भीख और देसावली 3 ऐसा पर्व है आदिवासियों में जो 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए। अगला प्रश्न है आपके सामने कि चंद्रपुरा ताप विद्युत गिरी किस जिले में स्थित है। चंद्रपुरा ताप विद्युत गिरी किस जिले में स्थित है? बोकारो में, धनबाद में, चतरा में, रामगढ़ में। इसका सही आंसर बताएंगे आप सब। इसका सही आंसर हो जाएगा बोकारो। ठीक है, अब जब चंद्रपुरा का जिक्र हुआ है तो थोड़ा सा हम लोग चंद्रपुरा ताप विद्युत गिरी पर बात करेंगे। देखिए, झारखंड में ताप विद्युत परियोजना के बारे में ना आपको 4 विद्युत परियोजना पढ़ना है, 4 ताप विद्युत परियोजना पढ़ना है। एक चंद्रपुरा, दूसरा बोकारो, तीसरा पतरातू, चौथा तेनूघाट। और जल विद्युत परियोजना बोलिएगा तो आपको तिलैया जल विद्युत परियोजना पढ़ना है, मैथन जल विद्युत परियोजना पढ़ना है, बाल पहाड़ी जल विद्युत परियोजना पढ़ना है, पंचेत जल विद्युत परियोजना, अय्यर जल विद्युत परियोजना, कोनार जल विद्युत परियोजना और स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना। यानी कि विद्युत परियोजना में जो जल विद्युत परियोजना है इसकी संख्या ज़्यादा है, लेकिन ताप विद्युत परियोजना में आपको केवल 4 पढ़ना है। 4 में से एक है चंद्रपुरा, दूसरा बोकारो, तीसरा पतरातू और चौथा तेनूघाट। ठीक है, अब देखिए, याद करने के लिए आप सिंपल तरीका अपनाइएगा कि चंद्रपुरा जो है, चंद्रपुरा, बोकारो और तेनूघाट तीनों कहाँ है, तो तीनों ताप विद्युत परियोजना बोकारो में ही है। तो क्वेश्चन तो एक पूछा है चंद्रपुरा, लेकिन यदि आपसे पूछ ले कि बोकारो ताप विद्युत गिरा कहाँ है तो इसका आंसर भी हो जाएगा बोकारो। और इसके अलावे आपसे पूछे कि तेनूघाट कहाँ है तो तेनूघाट ताप विद्युत गिरी भी कहाँ है, बोकारो में ही है। केवल पतरातू एक जो है वो कहाँ पढ़ना है आपको, रामगढ़ में। तो ताप विद्युत परियोजना में आपको 4 पढ़ना है, चंद्रपुरा, बोकारो, पतरातू, तेनूघाट, जिसमें चंद्रपुरा, बोकारो, तेनूघाट कहाँ है, बोकारो में है, और एक पतरातू जो है, पतरातू रामगढ़ में है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग चंद्रपुरा पे बात करेंगे। चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह के बारे में बात करेंगे तो इसकी स्थापना ना 3री पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी अक्टूबर 1965 ईस्वी में। 1965 में 3rd 5 ईयर प्लान के तहत इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो उत्पादन क्षमता है 780 मेगावाट है। ठीक है, चंद्रपुरा ताप विद्युत गिरी का जो उत्पादन क्षमता है यह 780 मेगावाट है। यह कहाँ है, तो बोकारो जिले में है। इसका संचालन डीवीसी के द्वारा होता है। ठीक है, चंद्रपुरा ताप विद्युत गिरा बोकारो जिले में है, संचालन डीवीसी के द्वारा होता है। उत्पादन क्षमता 780 मेगावाट है और इसकी स्थापना 3री पंचवर्षीय योजना के तहत अक्टूबर 1965 ईस्वी में हुई है। इतना आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे।
जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही आंसर बताएंगे आप सब। यह काफ़ी इजी सवाल है। ऋषभ देव इसके पहले तीर्थंकर थे। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग जैन धर्म पर बात कर लेते हैं। जैन धर्म के कुल टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं और इस 24 में से जो 20 तीर्थंकर हैं, यानी 24 में से 20 तीर्थंकर का जो निर्वाण की प्राप्ति हुई है, इस 20 तीर्थंकर को जो निर्वाण की प्राप्ति हुई है ना, यह पारसनाथ पर्वत पर हुई है। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यह कि जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं, तो 24 उसमें से 20 तीर्थंकरों को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई है, तो झारखंड के पारसनाथ पर्वत पर। ठीक है, आप सबको पता होगा पारसनाथ पर्वत को जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है। ठीक है, जैन धर्म के लिए काफ़ी फेमस है, जैन धर्म का मक्का इसे कहा जाता है। तो इसके जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव थे। ठीक है, इसके अलावे जो इसके 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी थे। तो आपको 2-3 तीर्थंकर का नाम याद रखना है। पहला कि पहले कौन थे, तो ऋषभ देव, और 24वें कौन थे, तो महावीर स्वामी। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ऑप्शन में दिया हुआ है अरिष्ट नेमी। अरिष्ट नेमी जो थे ना 22वें तीर्थंकर थे। ठीक है, तो 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमी, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। ठीक है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव, इसके अलावा 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमी, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। यहाँ तो पहला पूछा है तो सिंपल आंसर हो जाएगा ऋषभ देव। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जादू पटिया चित्रकारी किस जनजाति में प्रचलित है? जादो पटिया। ठीक है, जादो पटिया चित्रकारी किस जनजाति में प्रचलित है? इसका सही आंसर बताएंगे आप सब। मुंडा, संथाल, उरांव, बैगा। देखिए जादो पटिया जो है ना, जादो पटिया जो चित्रकारी है यह संथाल जनजाति में सबसे अधिक प्रचलित है। ठीक है, संथाल जनजाति में सबसे अधिक प्रचलित है जादो पटिया। जादो का मतलब पता है क्या होता है? जादो का मतलब होता है चित्रकार और पटिया का मतलब होता है कागज या कपड़ा का छोटा छोटा टुकड़ा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, चित्रकार क्या करते हैं कि कागज या कपड़ा के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक नया चित्रकारी बनाते हैं, एक नया चित्र बना देते हैं। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है जादो पटिया। संथाली भाषा में क्या है कि संथाली भाषा में चित्रों की रचना करने वाले को जादो कहा जाता है। ठीक है, जो चित्र की रचना करते हैं उनको संथाली भाषा में जादो कहा जाता है। तो इसका नाम क्या है? जादो पटिया। जादो का मतलब चित्रकार होता है और पटिया का मतलब कागज या कपड़ा का छोटा छोटा टुकड़ा होता है। यह सबसे अधिक किस जनजाति में प्रचलित है? तो संथाल जनजाति में। और सबसे अधिक जिला में पूछेगा ना तो यह दुमका जिले में बहुत अधिक प्रचलित है जादो पटिया चित्रकारी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कपड़े और कागज पर नया नया डिजाइन बनाया जाता है छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर। आगे आप और भी चित्रकारी प्रचलित है झारखंड में, जैसे एक है सोहराय चित्रकारी, एक कोहबर चित्रकारी। इसके अलावे आप एक और पढ़े होंगे, एक तो पहले जादो पटिया बहुत फेमस है, फिर सोहराय, फिर कोहबर, इसके अलावे गंजू चित्रकारी और एक है पैतकर चित्रकारी। ठीक है, 3-4 आपको चित्रकारी पढ़ना है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जादो पटिया याद रखिएगा, संथाल जनजाति में दुमका जिले में सबसे अधिक फेमस है। और इसका मतलब क्या होता है? तो जादो का मतलब चित्रकार होता है और पटिया का मतलब कागज या कपड़ा का छोटा छोटा टुकड़ा होता है। ठीक है, अब देखिए आगे अगला प्रश्न है आपके सामने कि झारखंड के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है किस जिले में? पलामू में, चतरा में, पाकुड़ में या खूंटी में? देखिए यहाँ जो प्रश्न पूछा है इस पर गौर करना चाहिए आपको। कहिएगा कैसे, क्या गौर करना है? तो इसमें सवाल में क्या है कि पूछा नहीं कि जनसंख्या के हिसाब से या प्रतिशत के हिसाब से नहीं पूछा है, सिंपल आपके सामने पूछ दिया है कि किस जिले में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। लेकिन आप ऑप्शन से समझ सकते हैं क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति झारखंड में रांची जिले में पाई जाती है। ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से। और हम यदि बात करें प्रतिशत के हिसाब से तो प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति खूंटी जिले में पाई जाती है। तो यहाँ रांची ऑप्शन है नहीं, तो समझ जाएंगे कि यह किसका बात कर रहा है, तो प्रतिशत के हिसाब से बात किया है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी खूंटी। ठीक है, तो प्रतिशत के हिसाब से झारखंड में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति पूछे तो खूंटी में है, और जनसंख्या के हिसाब से सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति पूछे तो रांची में है। ठीक है, और सबसे कम पूछे तो कोडरमा में है। प्रतिशत के हिसाब से पूछे या जनसंख्या के हिसाब से पूछे, सबसे कम अनुसूचित जनजाति कहाँ है तो कोडरमा में है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान में अभी तक झारखंड की कितनी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है। भारतीय संविधान में अभी तक झारखंड की कितनी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है। 32, 30, 28, 26। काफ़ी सिंपल सवाल है, आप सबने बहुत बार पढ़ा होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 32। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में, ठीक है, अनुच्छेद 342 342 अनुच्छेद 342 में झारखंड की कुल 32 जनजातियां अधिसूचित है। ठीक है, झारखंड भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में झारखंड की कुल 32 जनजातियां अधिसूचित है। ठीक है, तो कितनी जनजाति घोषित की गई है झारखंड की? तो कुल 32 जनजाति। ठीक है, और इस 32 में से जो 8 जनजाति है आदिम जनजाति है। 8 का नाम आपको याद रखना चाहिए क्योंकि आए दिन क्वेश्चन उससे पूछते रहता है। तो याद रखिएगा, असुर, सबर, कोरवा, पहाड़िया, माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, बिरजिया और बिरहोर। ठीक है, इसमें से जो असुर जनजाति है झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति है। ठीक है, तो इस 32 में से 8 जनजाति आदिम जनजाति है और सबसे प्राचीन क्या है तो असुर जनजाति है। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति बोले तो सबसे बड़ी जनजाति संथाल है। आप एक साथ नाम याद कर लीजिए, शुरुआत का 2-3, जैसे संथाल, उरांव, मुंडा, हो, खड़िया। संथाल, उरांव, मुंडा, हो, खड़िया, यानी सबसे बड़ी जनजाति झारखंड की संथाल, दूसरी बड़ी उरांव, तीसरी बड़ी मुंडा, चौथी बड़ी हो। तो ऐसे करके 2-3 नाम तो याद रखना है, और बाकी सबसे प्राचीन जनजाति असुर, आदिम जनजाति 8, कुल जनजाति 32। ठीक है, अब देखिए आगे अगला प्रश्न है आपके सामने कि ग्राम सभा की कार्यकारिणी समिति किसे कहा जाता है। ग्राम सभा की कार्यकारिणी समिति किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, अखड़ा को, ग्राम पंचायत को, पंचायत समिति को और क्षेत्रीय समिति को। किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। इसका सही आंसर होगा ग्राम पंचायत को, है ना। मतलब देखिए, यहाँ आप समझ सकते हैं कि ग्राम सभा आप जब देखे होंगे पंचायत चुनाव, तो वहाँ जितना भी काम होता है सब ग्राम पंचायत लेवल का ही होता है ना, सब पंचायत में काम होता है। तो कह रहा है कि ग्राम सभा की जो कार्यकारिणी समिति है, यानी जहाँ सब कुछ काम होता है, इस कार्यकारिणी समिति किसे कहा जाता है? जहाँ सारा कार्य होता है तो इसे ग्राम पंचायत कहा जाता है। ठीक है, तो कार्यकारिणी समिति क्या है? ग्राम पंचायत ही है। तो आप याद रखेंगे कार्यकारिणी समिति ग्राम पंचायत, सारा कार्य कहाँ होता है तो ग्राम पंचायत में। अब देखिए आगे अगला प्रश्न है आपके सामने कि छऊ नृत्य को किस रियासत के शासकों ने संरक्षण दिया। तो आप सबको कल हम लोग काफ़ी डिटेल से छऊ नृत्य पर बात किए थे। छऊ नृत्य के बारे में बात करें तो आपको पता है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो सरायकेला से। ठीक है, सरायकेला से, या मतलब इसकी शुरुआत हुई थी कहाँ से? तो सरायकेला से। इसके बाद आपको क्या क्या देखना है कि इस नृत्य को सरायकेला रियासत का संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, कहाँ का? सरायकेला रियासत का। इस नृत्य को विदेश में सर्वप्रथम प्रदर्शन किसने करवाया? तो सरायकेला के राजकुमार थे सुधेंदु नारायण ने। ठीक है, तो इस नृत्य का विदेश में सर्वप्रथम प्रदर्शन 1938 में यूरोप में हुआ था। किसने करवाया? तो सरायकेला के राजकुमार सुधेंदु नारायण ने। यह कैसा नृत्य है? तो यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें मुखौटा पहनकर मतलब कि नृत्य किया जाता है। ठीक है, इसकी 3 शैलियां हैं, सरायकेला छऊ, मयूरभंज छऊ और पुरुलिया छऊ। जन्म स्थान इसका कहाँ है? सरायकेला। झारखंड के अलावे यह कहाँ कहाँ प्रचलित है? तो बंगाल में प्रचलित है, बिहार में प्रचलित है, उड़ीसा में प्रचलित है। ठीक है, इतना आपको जानना चाहिए छऊ नृत्य के बारे में। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रूबी श्रेणी के अभ्रक का उत्पादन झारखंड के किन जिलों में होता है। पहले आप समझ लीजिए कि अभ्रक का उत्पादन झारखंड में कहाँ होता है। तो अभ्रक का उत्पादन झारखंड के 3 जिलों में होता है, एक कोडरमा में, हजारीबाग में और गिरिडीह में।
ठीक है। तो ऑप्शन दिया हुआ है चतरा, गिरिडीह, कोडरमा, बी और सी दोनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। कह रहा है कि रूबी श्रेणी के अभ्रक, इसका मतलब समझिएगा, अभ्रक का जो उच्च कोटि का अभ्रक होता है ना, उसे रूबी अभ्रक कहते हैं, उसे सफेद अभ्रक भी कहते हैं। तो रूबी अभ्रक जो कि उच्च कोटि का अभ्रक है, सफेद अभ्रक, यह अभ्रक झारखंड में मिलता है। और किन किन जिलों में? तो हजारीबाग में, कोडरमा में और गिरिडीह में। तो रूबी अभ्रक को जो पूछा है कि उसका उत्पादन झारखंड के किन जिलों में होता है, तो गिरिडीह, कोडरमा। हजारीबाग देता तो हजारीबाग भी ऑप्शन होता। ठीक है, तो गिरिडीह और कोडरमा में। आप ध्यान रखेंगे, अभ्रक 3 जिलों में उत्पादन होता है, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह। झारखंड में उच्च कोटि का अभ्रक पाया जाता है, जिसे रूबी अभ्रक कहते हैं या सफेद अभ्रक भी कहते हैं। अब आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने कि नेतरहाट झारखंड के किस जिले में स्थित पर्यटन स्थल है? नेतरहाट किस जिले में है? बहुत फेमस है। सबसे पहले नेतरहाट के बारे में बात करते हैं। नेतरहाट को छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है ना, बहुत सुंदर है यह, और सुंदरता के कारण इसको छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। यहाँ एक आवासीय विद्यालय भी है, आप सबने सुना होगा। यहाँ जो आवासीय विद्यालय है ना, इसकी स्थापना 1954 में हुई है। और किसके द्वारा? तो चार्ल्स नेपियर के द्वारा। तो नेतरहाट विद्यालय जो कि लातेहार में है, इसकी स्थापना 1954 में चार्ल्स नेपियर के द्वारा हुई है। इसके अलावा आपको क्या जानना है कि नेतरहाट एक पर्यटन स्थल भी है, इसे छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। यह कहाँ है? तो लातेहार जिले में है। ठीक है, लातेहार, लोहरदग्गा मत बोल दीजिएगा, लातेहार याद रखना है। ठीक है, कहाँ है? लातेहार में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, लातेहार, छोटा नागपुर की रानी है यह। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने कि कौन सा मंदिर भूमि और धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है? कौन सा मंदिर भूमि और धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है? छिन्नमस्तिका मंदिर, देवड़ी मंदिर, फूफोर मंदिर और चुटिया मंदिर। सही आंसर आप सब बताएंगे। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा भूफोर मंदिर। ठीक है, ऑप्शन सी, भूफोर मंदिर। आप लोग कहीं कहीं पढ़े होंगे भूई फोर्ट मंदिर, कोई कोई बुक है झारखंड का जिसमें लिखा हुआ है भूई फोर्ट मंदिर, तो वही भूफोर मंदिर एक ही है। ठीक है, यह जो मंदिर है ना, यह भूमि यानी धरती और धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है। यानी भूमि एवं पृथ्वी के जो आदिवासी देवता हैं, इनके लिए मतलब कि फेमस है, प्रसिद्ध है भूफोर मंदिर। आपको क्या क्या याद रखना है कि पहले तो याद रखिएगा कि आखिर भूफोर मंदिर कहाँ है। तो यह धनबाद में है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है कि यह NH-32 से 6 किलोमीटर दूरी पर है, यानी कि NH-32 के आसपास ही है यह। ठीक है, NH-32 के 32 से 6 किलोमीटर दूरी पर है, यानी कि NH-32 के आसपास है और धनबाद में है। यह भूमि और धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है यह मंदिर। ठीक है, याद रखना है कहाँ है, तो धनबाद में है। इसके अलावा हम लोग यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है, इस मंदिर पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, यदि हम लोग देवड़ी मंदिर की बात करें ना, तो देवड़ी मंदिर रांची में स्थित है। ठीक है, कहाँ? रांची में। इसके अलावा देवड़ी मंदिर में एक आपको याद रखना है कि यह जो मंदिर है, यहाँ हिंदू और आदिवासी संस्कृति का यह संगम है। ठीक है, यहाँ हिंदू संस्कृति भी देखने को मिलती है और आदिवासी संस्कृति भी। कैसे कहिएगा? तो यहाँ सप्ताह के 6 दिन में क्या होता है कि 6 दिन में हिंदू देवी की पूजा होती है। सप्ताह के 6 दिन या हिंदू देवी की पूजा होती है, और एक दिन, ठीक है, सप्ताह में 7 दिन हो रहा है, उसमें 6 दिन हिंदू देवी की पूजा होती है, और एक दिन मंगलवार को यहाँ ना आदिवासियों की देवी की पूजा होती है। मतलब यह हिंदू धर्म और आदिवासी, मतलब कह दीजिए आदिवासी संस्कृति और हिंदू संस्कृति का यह क्या है? संगम है। कौन? देवड़ी मंदिर। यहाँ सप्ताह के 6 दिन हिंदू देवी की पूजा होती है और एक दिन मंगलवार को आदिवासियों की देवी की पूजा होती है, जिनको ब्राह्मणी देवी कहा गया है। ठीक है, तो देवड़ी मंदिर से इतना काफ़ी है। रांची में है, मंगलवार को आदिवासी देवी ब्राह्मणी देवी की पूजा होती है, बाकी 6 दिन हिंदू देवी की पूजा होती है। ठीक है, इसके अलावा छिन्नमस्तिका मंदिर की बात करें तो छिन्नमस्तिका मंदिर पता होगा आप सबको, रजरप्पा रामगढ़ में है, दामोदर भेरवी के संगम पर है। ठीक है, इसे वन दुर्गा मंदिर भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसे ना गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने बनवाया था। ठीक है, यहाँ माँ काली की धड़ से अलग सर वाली एक मूर्ति है। ठीक है,
यहाँ क्या है कि माँ काली की धड़ से अलग सर वाली मूर्ति है, मतलब कि एक मूर्ति है माँ काली की जिनका धड़ है वो क्या है, मतलब कि जो माथा है ना वो शरीर से अलग किया हुआ है। इस तरह का फोटो आप सब देखे भी होंगे। तो यही है छिन्नमस्तिका मंदिर रामगढ़ में। एक पॉइंट याद रख लीजिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि यह किस संगम पर है, तो दामोदर और भेरवी नदी के संगम पर स्थित है, ठीक है, रजरप्पा रामगढ़ में। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रांची के पश्चिमी भाग तथा पलामू के दक्षिणी भाग, ध्यान रखिएगा, रांची के पश्चिमी भाग और पलामू के दक्षिणी भाग यानी नीचे में भाग में विस्तृत झारखंड के सबसे ऊंचे क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। इसका मतलब समझिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि पलामू के दक्षिणी भाग यानी नीचे की ओर और रांची का जो है या पश्चिमी भाग में झारखंड का कौन सा क्षेत्र है उसे किस नाम से जानते हैं। आप सब जानते हैं, काफी इजी है, इसे पाट क्षेत्र के नाम से के जानते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है पाट प्रदेश, आपको मिलेगा बुक में पाट क्षेत्र या पाट प्रदेश, तो वही पाट को यहाँ पाट लिख दिया है, तो पाट क्षेत्र उसी को कहते हैं। पाट क्षेत्र कहाँ है, तो पाट क्षेत्र झारखंड का पश्चिमी भाग है, ठीक है। देखिए हर बार एग्जाम में पाट क्षेत्र से कुछ ना कुछ सवाल रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाट क्षेत्र, याद रखिएगा। यह झारखंड का पश्चिमी भाग है यानी पलामू का नीचे एरिया है और रांची का पश्चिम वाला क्षेत्र है, ठीक है, झारखंड का पश्चिमी भाग है यह जो पाट क्षेत्र है ना, इसका मतलब होता है समतल भूमि। इसकी जो एवरेज हाइट है यानी कि औसत ऊंचाई है यह 900 मीटर है। इस पाट क्षेत्र की जो औसत ऊंचाई है 900 मीटर है। आपको एक चीज और याद रखना है कि इसका आकार कैसा है, पूछता है कि पाट क्षेत्र का आकार कैसा है, तो पाट क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार है, ठीक है, पाट क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार है। यह छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा भौतिक प्रदेश है, छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा भौतिक प्रदेश है पाट क्षेत्र। इसका आकार त्रिभुजाकार है और इसका अर्थ होता है समतल भूमि। अर्थ याद रखिएगा, पाट क्षेत्र का होता है समतल भूमि। इसका आकार कैसा है, तो त्रिभुजाकार है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो 900 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब आगे आते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पूछते रहता है कि पाट क्षेत्र के अंदर कौन कौन सा जिला आता है, तो इसमें खासकर 3 जिला आता है, एक लातेहार, लोहरदगा और गुमला, ठीक है। पाट क्षेत्र में खासकर 3 जिला आता है, लातेहार, लोहरदगा और गुमला। आकार कैसा है, त्रिभुजाकार। अर्थ क्या होता है, समतल भूमि। ऊंचाई कितनी है, औसत ऊंचाई कितनी है, 900 मीटर, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपके सामने कि 1368 ईस्वी में स्थापित रामगढ़ राज्य के संस्थापक कौन थे। 1368 में जो स्थापित हुआ था रामगढ़ राज्य, इसके संस्थापक कौन थे। राजदेव सिंह, अर्जुन देव सिंह, तेज सिंह और बागदेव सिंह, ठीक है। इसका सही आंसर बताएंगे आप सब। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा बागदेव सिंह। रामगढ़ राज्य की जो स्थापना हुई थी ना, बागदेव सिंह के द्वारा की गई थी 1368 ईस्वी में, ठीक है। देखिए बागदेव सिंह के द्वारा क्या हुई, रामगढ़ राज्य की स्थापना की गई। राजधानी बनाया गया सीसिया को, ठीक है। तो रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी सीसिया और अंतिम राजधानी जो कि ब्रह्मदेव नारायण के समय था पद्मा, ठीक है। तो रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी सीसिया, अंतिम राजधानी पद्मा। संस्थापक कौन थे, तो बागदेव सिंह। कब हुई थी स्थापना, 1368 ईस्वी में, इतना आपको जानना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राज्य का सर्वाधिक वनाच्छादित जिला कौन सा है। पश्चिमी सिंहभूम, चतरा, गुमला, रामगढ़। यानी झारखंड में सबसे अधिक वन से घिरा हुआ जिला कौन सा है, पश्चिमी सिंहभूम है, चतरा है, गुमला है या रामगढ़ है। देखिए सबसे अधिक वन बोले ना तो पश्चिमी सिंहभूम में है, सबसे अधिक वन बोलेंगे झारखंड में तो पश्चिमी सिंहभूम में है। 3368 वर्ग किलोमीटर मतलब कि क्षेत्र पर क्या है, वन है पश्चिमी सिंहभूम में, ठीक है। आपको याद रखना है कि सबसे कम वन कहाँ है, तो मात्र 106 किलोमीटर क्षेत्र में क्या है, जंगल है और यह जिला का नाम है जामताड़ा। यानी सबसे कम वन कहाँ है, तो जामताड़ा में। सबसे अधिक कहाँ है, तो पश्चिमी सिंहभूम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है आपके सामने, एक मिनट रुकिएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने कि सिंहभूम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश किस वर्ष आरंभ हुआ। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इजी है। सिंहभूम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश किस वर्ष आरंभ हुआ। 1765 में, 1766 में, 1767 में, 1768 में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में ही बता दिया है कि सिंहभूम में यानी पहली बार जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रवेश हुआ था ना झारखंड में, अंग्रेजों का जो प्रवेश हुआ था झारखंड में, सिंहभूम क्षेत्र से ही हुआ था। ठीक है, तो सिंहभूम तो क्वेश्चन में ही दे दिया है। खैर, अब आपको पता करना है कि किस वर्ष हुआ था। देखिए, सिंहभूम में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ ना 1767 में हुआ, 1767 में। ठीक है, 1767 में अंग्रेज क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इसके साथ झारखंड में क्या हुआ, तो एक बहुत बड़ा विद्रोह स्टार्ट हो गया था, नाम था ढाल विद्रोह। पढ़े होंगे आप सब, 10 साल चला था यह। जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था और 10 साल चला, 1767 से लेकर 1777 तक। ठीक है, 1777 तक, 1767 से लेकर 1777 तक। ढाल विद्रोह जो था झारखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह था। ठीक है, इसका अर्थ ही था कि ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह। अब आप कहेंगे इतना कुछ क्या है इसके बारे में, तो सिंहभूम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ, तो सिंपल सा याद रखेंगे 1767 में। और उसी समय झारखंड में ढालभूम क्षेत्र से सिंहभूम क्षेत्र में क्या हुआ कि ढाल विद्रोह हुआ। ठीक है, जो 10 साल तक चला, जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ। इतना आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है, यानी कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ है। बोकारो में है, धनबाद में है, रामगढ़ में है या कोडरमा में है। देखिए, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो है ना धनबाद में है। ठीक है, धनबाद में है। और स्थापना इसकी कब हुई है, तो 1926 में। याद रखिएगा, स्थापना कब हुई, 1926 में। कहाँ है, धनबाद में है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन किस महापुरुष के जन्मदिन के अवसर पर किया गया। आप सबको पता है, काफी इजी सवाल है, बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा के जन्मदिन के अवसर पर झारखंड राज्य का गठन किया गया 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, तो 15 नवंबर 1875 ईस्वी को। इन्होंने झारखंड में एक आंदोलन की थी, नाम था बिरसा विद्रोह, जो कि 1895 से लेकर 1900 तक चला। अंत में 9 जून 1900 ईस्वी को रांची जेल में हैजे नामक बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने कि झारखंड में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना है। झारखंड में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना है, इसका सही आंसर बताएंगे आप सब। देखिए, झारखंड में अनुसूचित जनजातियों का जो प्रतिशत है ना 26.21% है। ठीक है, 20 भी कहीं कहीं आपको मिला होगा, और 26.20, ठीक है, यानी 26.21%। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26.21%। लेकिन यहाँ आप एक और सवाल आता है कि अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है। जब जनजाति समझ गए कि 26% है, तो आखिर जाति कितना है, तो जाति याद कर लीजिएगा कि अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी का प्रतिशत है 12%, 12.1। ठीक है, 12.01। तो अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है, 12%, और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना है, तो 26%। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि झारखंड विधानसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। देखिए, यहाँ बहुत अच्छा सवाल है और मेरे ख्याल से इससे कुछ क्वेश्चन तो आना ही चाहिए इस बार, क्योंकि आपको पता है अभी एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, 2019 में ही हुआ, 2020 से यह लागू हुआ है। हुआ क्या कि भारतीय संविधान में एक संशोधन हुआ। संशोधन का नाम था 104वां संशोधन। ठीक है, 104वां संशोधन हुआ। इसके तहत क्या हुआ कि जो आंग्ल भारतीयों के लिए रिजर्व किया जाता था ना सीट, लोकसभा में भी 2 सीट रिजर्व किया जाता था, इसके अलावे विधानसभा में भी सीट रिजर्व रहता था। तो इनके लिए जो रिजर्व रखा जाता था एंग्लो इंडियन के लिए, आंग्ल भारतीय के लिए, इस रिजर्व रखने वाले सीट की जो प्रक्रिया थी इसे अब समाप्त कर दी गई। ठीक है, कहा गया कि अब कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होगी, यानी कि संविधान में 104वां संशोधन हुआ।
इसके तहत आंग्ल भारतीयों के लिए जो अलग से सीट रिजर्व रखी जाती थी, इसे अब समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो पहले झारखंड विधानसभा में क्या होता था, 82 यानी कि 82 विधानसभा सीट था। ठीक है, झारखंड में 82, उसमें से क्या होता था कि 81 का चुनाव होता था और एक को मनोनीत कर लिया जाता था। ठीक है, आप सबको पता है मनोनयन की प्रक्रिया। तो एक को मनोनीत किया जाता था और 81 का चुनाव होता था। लेकिन जब से 104वां संविधान संशोधन हुआ है, तब से यह रूल बन गया कि अब रिजर्वेशन तो है नहीं, किसी के लिए सीट रिजर्व नहीं है। तो अब क्या है कि मनोनयन की जो प्रक्रिया थी, इसे समाप्त कर दिया गया। तो अब जितने भी विधायक बनेंगे सबका चुनाव होगा। ठीक है, तो अब पूछा क्वेश्चन क्या है कि झारखंड विधानसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। पहले जाता था कितना, एक, क्योंकि 82 था सीट, एक का क्या करना था, चुनना था, और 81 का क्या होता था, चुनाव। लेकिन इसे अब समाप्त कर दिया गया है। मतलब कि अगला चुनाव में, जो अगले साल चुनाव होने वाला है 2024 में, इसमें क्या विधानसभा में किसी सदस्य को मनोनीत किया जाएगा, तो नहीं। तो अब कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा विधानसभा में, तो 0। ठीक है, एक भी नहीं, तो सही आंसर 0 होगा। लेकिन 2019 में चुना गया है, तो हाँ 2019 में मनोनयन किया गया, क्योंकि उस समय यह रूल नहीं आया था। संशोधन पता है कब हुआ है, संशोधन 2019 में हुआ है, दिसंबर में। ठीक है, दिसंबर में यह संशोधन हुआ है, लागू हुआ है जनवरी 2020 से। तो उस समय तो झारखंड में चुनाव हो गया था, इस वजह से 2019 के चुनाव में एक सदस्य को मनोनयन किया गया है विधानसभा चुनाव में। लेकिन अगले चुनाव में मनोनयन नहीं किया जाएगा, मनोनीत नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह समाप्त हो चुका है। ठीक है, लोकसभा में भी नहीं। लोकसभा में पहले कितना सीट था, 545, जिसमें 2 को चुना जाता था और 543 का चुनाव होता था। अब जो 2 चुनने की प्रक्रिया थी, समाप्त हो गई है। तो अगले चुनाव में कितने सीटों पर चुनाव होगा, तो केवल 543 यानी 543। तो लोकसभा में वर्तमान में पूछे सीटों की संख्या, तो 543, क्योंकि जो सीट रखा गया था ना आंग्ल भारतीयों के लिए, इसे अब समाप्त कर दिया गया है। तो विधानसभा में भी 1 सीट घट गया और लोकसभा में 2 सीट घट गया। ठीक है, तो पहले पूछेगा कि विधानसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता था, तो 1 होगा। लेकिन अब कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा, तो 0, एक भी सदस्यों को नहीं। यह जनवरी 2020 से लागू हो गया है। संशोधन हुआ था, 104वां संविधान संशोधन 2019 में लागू हुआ जनवरी 2020 में। ठीक है, तो झारखंड विधानसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता था पहले, तो 1। कितना किया जाएगा, 1 भी नहीं, 0। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लोकसभा में भी आपको याद रखना है और विधानसभा में भी याद रखना है। अगला सवाल है आपके सामने कि समुद्र तल से पाट प्रदेश की ऊंचाई कितनी है। अभी बताए कि पाट क्षेत्र जो है झारखंड का पश्चिमी क्षेत्र है। 3 जिले इसके अंतर्गत आते हैं, कौन कौन, तो लातेहार, लोहरदगा, गुमला। औसत ऊंचाई इसकी कितनी है, तो 900 मीटर। अब पूछा है कि समुद्र तल से पाट प्रदेश की ऊंचाई कितनी है, औसत नहीं पूछा, ऊंचाई पूछा है। तो इसका सही आंसर देखिए, आपको 900 के आसपास कौन दिख रहा है, बी नंबर वाला दिख रहा होगा, 638 से लेके 974 मीटर। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 638 से लेके 974 मीटर। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। लेकिन औसत ऊंचाई पूछेगा तो 900 मीटर बोलिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि बुनकरों को क्रेडिट कार्ड प्रदान करने वाला झारखंड देश का कौन सा राज्य है। बुनकरों को क्रेडिट कार्ड प्रदान करने वाला झारखंड देश का कौन सा राज्य है, तो ना यह पहला राज्य है। ठीक है, बुनकरों को क्रेडिट कार्ड प्रदान करने वाला झारखंड जो है पहला राज्य है। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछ सकता है, क्योंकि पहला स्थान है तो पूछने का भी ज़्यादा चांस है, तो पूछेगा, याद रखिएगा पहला स्थान। अगला सवाल है आपके सामने कि झारखंड में वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है। रामगढ़ में, हजारीबाग में, पलामू में, बोकारो में। आप सबको पता है चावल अनुसंधान केंद्र बरही में स्थित है, और बरही कहाँ है, हजारीबाग में। तो वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ हो जाएगा, हजारीबाग में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, अनुसूचित जातियों के लिए झारखंड में विधानसभा की कितनी सीटें आरक्षित है। हम लोग सबका देख लेते हैं भाई, किसका कितना है, फिर अपने आप क्लियर हो जाएगा कि अनुसूचित जातियों के लिए कितना है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है 7, 8, 9, 10। देखिए
अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं सबसे पहले झारखंड विधानसभा सीटों की संख्या। अभी आपको बताया 81 हो गया है, क्योंकि अब मनोनयन तो होगा नहीं किसी का, तो 81। तो विधानसभा सीटों की संख्या कितना है? 81 है। इस 81 में से क्या है कि अनुसूचित जाति के लिए यानी कि एससी के लिए 9 सीट क्या है? आरक्षित है। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति के लिए यानी एसटी के लिए 28 सीट क्या आरक्षित है। ठीक है, तो अनुसूचित जाति के लिए 9 है और अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है? 28 है। अब यहाँ सवाल अनुसूचित जाति पूछा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 9 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने कि झारखंड राज्य का यानी कि राज्य का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन है? राज्य का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन है? गुमला, चतरा, गढ़वा, रामगढ़। देखिए, सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बोलेंगे ना झारखंड में तो चतरा है। ठीक है, और सबसे बड़ा पूछेगा तो सबसे बड़ा जो है सिंहभूम है। सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बोलेंगे तो चतरा है और सबसे बड़ा कौन है? तो सिंहभूम है। अब आखिर एक चीज और आप यहाँ से देख सकते हैं कि चतरा जो लोकसभा क्षेत्र सबसे छोटा है, यहाँ के सांसद कौन है अभी? तो यहाँ के सांसद सुनील कुमार सिंह हैं जो बीजेपी पार्टी से हैं। ठीक है, और सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र जो कि सबसे बड़ा है, यहाँ के अभी वर्तमान में कौन है सांसद? तो गीता कोड़ा हैं जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है छोटा बड़ा, छोटा चतरा, बड़ा सिंहभूम। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, यदि क्वेश्चन ऐसा पूछे कि 2019 विधानसभा चुनाव में कुल कितने सीटों पर चुनाव हुआ है, तो 81 पे चुनाव हुआ और एक को चुना गया है। 2019 में मनोनयन की प्रक्रिया थी इसलिए वहां चुना गया है, लेकिन 2024 में चुना नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अभी कितने विधायक हैं? तो अभी 82 हैं, लेकिन अगले चुनाव में कितने होंगे? तो केवल 81। ठीक है, तो क्वेश्चन यदि घुमा के कुछ पूछ ले तो ध्यान से पढ़िएगा कि क्या बोल रहा है। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान पंचेत के राजा नीलमणि सिंह को गिरफ्तार कर किस जेल में भेज दिया गया था? 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान पंचेत के राजा नीलमणि सिंह को गिरफ्तार कर किस जेल में भेज दिया गया था? ठीक है, नीलमणि सिंह को गिरफ्तार कर किस जेल में भेज दिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा अलीपुर कलकत्ता। ठीक है, नीलमणि सिंह को गिरफ्तार करना अलीपुर कलकत्ता भेज दिया गया था। अब थोड़ा सा 1857 पे आएंगे तो झारखंड में 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई यह देवघर से हुई है। ठीक है, देवघर के रोहिणी गांव से, इतना आपको याद रखना है। अगला नाम है पारसनाथ। अगला प्रश्न है पारसनाथ अभ्यारण्य झारखंड में कहाँ स्थित है? तो पारसनाथ अभ्यारण्य झारखंड में गिरिडीह जिले में स्थित, आप सबको पता है क्योंकि पारसनाथ पर्वत भी गिरिडीह में है और पारसनाथ अभ्यारण्य भी कहाँ है? तो गिरिडीह में है। देखिए, पारसनाथ अभ्यारण्य की बात करें तो यह गिरिडीह जिले में है, बराकर नदी तट पर यह स्थित है। ठीक है, यहाँ का जो प्रमुख जानवर है तेंदुआ और सांभर है। क्षेत्रफल इसका है 49.33 किलोमीटर स्क्वायर यानी 49.33 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, स्थापना इसकी 1981 में हुई है। 1981 में स्थापना, क्षेत्रफल है 49.33 किलोमीटर स्क्वायर। प्रमुख जानवर यहाँ का है, लोकप्रिय जानवर तेंदुआ और सांभर है कहाँ? गिरिडीह में और बराकर नदी के तट पर। कुछ अन्य अभ्यारण्य का नाम आप याद कर लीजिएगा, जैसे कि पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, महुआ टांड़ कहाँ है? नाम है पलामू, आपको लग रहा होगा कि पलामू में है, जबकि ऐसा नहीं है। पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य ना लातेहार में है। तो महुआ टांड़ और पलामू दो अभ्यारण्य का नाम आपको ये रखना है, कहाँ? तो लातेहार में। पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य और महुआ टांड़ भेड़िया अभ्यारण्य जो कि भेड़िया के लिए फेमस है, दोनों कहाँ है? तो लातेहार में है। लावालोंग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो चतरा में है। पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो गुमला में है। तोप चांची अभ्यारण्य कहाँ है? तोप चांची धनबाद में है। इसके अलावा दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो पूर्वी सिंहभूम में है। और कोडरमा में है। हजारीबाग में है। और उधवा पक्षी विहार कहाँ है? तो साहेबगंज में है। ठीक है, आपको कुछ कुछ पॉइंट याद रखना है। क्या क्या? तो पलामू, महुआ टांड़ लातेहार में है।
इसके अलावे बात करेंगे तो लावालौंग चतरा में है, हजारीबाग में हजारीबाग है, कोडरमा में कोडरमा, गिरिडीह में पारसनाथ, उधवा पश्चिम विहार साहेबगंज में है, तोपचांची धनबाद में है, दालमा पूर्वी सिंहभूम में है और पालकोट याद रखिएगा गुमला में है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा था, पारसनाथ अभ्यारण्य कहाँ है, सही आंसर हो जाएगा गिरिडीह। अगला प्रश्न है आपके सामने कि झारखंड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है। 81, बहुत बात कर लिए हम लोग झारखंड विधानसभा पे, 81। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने कि 2011 की जनगणना की अंतिम रिपोर्ट के आधार पर झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है। ठीक है, 2011 की जनगणना की अंतिम रिपोर्ट के आधार पर झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है। तो इसका आंसर आप सबको पता है 3.29 करोड़। ठीक है, कितना हो जाएगा 3.29 करोड़। देखिए यदि टोटल जनसंख्या बात करेंगे ना तो 3,29,88,134। ठीक है, 3,29,88,134। देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत, तो 2.72%। ठीक है, कौन सा स्थान है, तो 14वां स्थान है। और देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है या तो 2.72% है। ठीक है, कुल जनसंख्या कितना है तो 3.29 करोड़ कह दीजिए, यानी 3,29,88,134। ऑप्शन सी सही है इसका आंसर। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अंग्रेजों के विरुद्ध उरांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। अंग्रेजों के विरुद्ध उरांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। बुद्धू भगत ने, जतरा भगत ने, तिलका उरांव ने या गया भगत ने। इसका सही आंसर बताएंगे आप सब। उरांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, बुद्धू भगत ने। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बुद्धू भगत। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है। बराकर, शंख, दामोदर, स्वर्णरेखा। जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो स्वर्णरेखा होगा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्वर्णरेखा नदी। देखिए यदि स्वर्णरेखा नदी की बात करें तो स्वर्णरेखा नदी झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो सीधे जाकर समुद्र में मिलती है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में मिलती है। जमशेदपुर किस नदी के किनारे है, तो स्वर्णरेखा। कल आप लोग को हम बताए थे सरायकेला किस नदी के किनारे है, तो सरायकेला खरकई नदी के किनारे है। ठीक है, और खरकई नदी स्वर्णरेखा नदी की क्या है, सहायक नदी है। स्वर्णरेखा नदी के बारे में बात करेंगे तो इसका जो उद्गम है, उद्गम स्थल है, यह रानीचुआ रांची से है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में यह जाके मिल जाती है। लंबाई 395 किलोमीटर है। दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य इसी नदी के किनारे है। इसके अलावा सहायक नदियां आप देखेंगे तो कांची, राढ़ू, संजय, कसाई, खरकई, रोरो, जुमार सब इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, और इसका अर्थ क्या होता है, स्वर्णरेखा का अर्थ ही होता है कि इसके रेत में सोने का अंश पाया जाता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, स्वर्णरेखा। यहाँ बहुत सारा बांध कल हम बताए थे आप सबको, जैसे गेतल सूद बांध, चांडिल बांध, पालना बांध, गारोडी बैराज बांध। ठीक है, कल बताए थे ना, गारोडी बैराज, पालना बांध, चांडिल बांध, गेतल सूद बांध। तो सब बांध जो भी चार बता रहे हैं किस नदी पर है, स्वर्णरेखा नदी पर। और स्वर्णरेखा नदी झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो सीधे जाकर कहाँ मिलती है, तो बंगाल की खाड़ी में। इतना आपको याद रखना है, या रानीचुआ रांची से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्यारे केरकेट्टा किस जनजातीय भाषा के रचनाकार थे। प्यारे केरकेट्टा किस जनजातीय भाषा के रचनाकार थे। देखिए जो प्यारे केरकेट्टा थे ना, यह खड़िया भाषा के रचनाकार थे। ठीक है, किस भाषा के, खड़िया भाषा के। आप थोड़ा सा बात कर लेते हैं इनके कुछ रचना पर। आप सब जब झारखंड का साहित्य और साहित्यकार पढ़े होंगे तो प्यारे केरकेट्टा का नाम पढ़े होंगे, है ना। इनका कुछ बुक का नाम आप याद रख सकते हैं, जैसे जामा बहार, नाम है जामा बहार। फिर एक और नाम आप याद रख सकते हैं सोमधी, फिर खड़िया कविता। ठीक है, तो खड़िया कविता, बिहा, जामा बहार, बिहा, सोमधी, खड़िया कविता सब किनका है, प्यारे केरकेट्टा का है। इनका संबंध किस भाषा से था, खड़िया से था। ठीक है, जनजातीय भाषा के, किस जनजातीय भाषा के रचनाकार थे, तो खड़िया भाषा। ठीक है,
अगला सवाल है आपके सामने कि झारखंड के किस पठार से स्वर्णरेखा नदी निकलती है। अभी बताए हैं कि स्वर्णरेखा नदी स्वर्णरेखा नदी जो है यह रानीचुआ कहाँ से निकलती है, रांची से निकलती है ना। तो किस पठार में होगा यह, रांची पठार में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रांची पठार। ठीक है, सॉरी मैं गलती से बोल रही थी रांची पठार, क्योंकि जो रानीचुआ है ना, ये छोटा नागपुर पठार के अंदर आता है। तो आप इसका सही आंसर छोटा नागपुर पठार ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप जब पठार पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको पढ़ने को मिलेगा कि रांची पठार, हजारीबाग पठार, गुमला पठार सब किसका अंश है, सब छोटा नागपुर पठार का ही अंश है। ठीक है, तो आप इसका सही आंसर छोटा नागपुर पठार करेंगे, क्योंकि यही इसका सही आंसर दिया हुआ है। ऐसे जैसे आप जो पठार पढ़े होंगे तो खुद आपको समझ में आ गया होगा कि रांची पठार, हजारीबाग पठार, गुमला पठार सब छोटा नागपुर पठार का ही अंश है। ठीक है, तो स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है, तो आप इसका सही आंसर छोटा नागपुर पठार ही करेंगे यदि इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपके सामने कि झारखंड में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। झारखंड में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, आपके सामने प्रश्न है। आप इसका सही जवाब बताएंगे। सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तापीय ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है ना झारखंड में, यह तापीय ऊर्जा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तापीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि लोकसभा में अलग झारखंड राज्य से संबंधित बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक कब पारित हुआ। लोकसभा में कब पारित हुआ। ठीक है, जब हम लोग लोकसभा की चर्चा कर रहे हैं तो थोड़ा राज्यसभा की भी कर लेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति कब इस पर मुहर लगा देते हैं, तो राष्ट्रपति का भी कब लगाते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है, देखिए 2 अगस्त 2000 ईस्वी को यह जो प्रस्ताव था बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक प्रस्ताव, यह लोकसभा से पास होता है। ठीक है, लोकसभा से पारित हो जाता है कब, 2 अगस्त 2000 को। इसके बाद 11 अगस्त 2000 को यह राज्यसभा से पारित होता है। 2 अगस्त को लोकसभा, 11 अगस्त को राज्यसभा और फिर 25 अगस्त को राष्ट्रपति इस पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर देते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति कब, 25 अगस्त को। राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कब करते हैं, तो 25 अगस्त को। और फिर 2 अगस्त को लोकसभा, 11 अगस्त को राज्यसभा से यह पारित होता है, 25 अगस्त को राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे देते हैं। ठीक है, इस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो KR नारायण थे। इसके अलावे आगे चल के 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का गठन हो जाता है। झारखंड गठन के समय राष्ट्रपति बोलेंगे तो KR नारायण थे। ठीक है, इसके अलावे आप यदि बात करेंगे प्रधानमंत्री, तो उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, और बिहार की जो मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना चाहिए। तो सवाल क्या है कि लोकसभा से यह कब पारित हुआ, तो सही आंसर हो जाएगा 2 अगस्त 2000 ईस्वी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता वे नेता कौन थे जिन्होंने झारखंड में एक राजनीतिक दल की स्थापना भी की थी। आप सबको पता है कि ओलंपिक स्वर्ण विजेता पदक विजेता में वे नेता कौन थे जिन्होंने ओलंपिक में भी स्वर्ण पदक जीता और फिर झारखंड में एक राजनीतिक दल की स्थापना की थी। ऑप्शन है आपके सामने रामदयाल मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, कार्तिक उरांव, थियोडोर सोरेन। सही आंसर बताएंगे आप सब। इसका सही आंसर हो जाएगा जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक भी जीता था। ठीक है, इसके अलावा ये झारखंड में क्या किए थे, तो झारखंड में आप सबको पता है इन्होंने एक पार्टी बनाया था, झारखंड पार्टी। ठीक है, जिस पार्टी का नाम था ना आदिवासी महासभा, जिसका गठन हुआ था 1938 ईस्वी में, उसी पार्टी का नाम बदलकर 1950 में इस पार्टी का नाम रखते हैं जयपाल सिंह मुंडा, झारखंड पार्टी। ठीक है, तो आगे चल के एक राजनीतिक दल की स्थापना करते हैं कौन, जयपाल सिंह मुंडा। पहले ये ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भी रह चुके थे। ठीक है, तो इनके बारे में आपको इतना याद रखना है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि झारखंड की औसत वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर है। झारखंड की औसत वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर है, आपके सामने प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा 140 सेंटीमीटर। ठीक है, औसत वार्षिक वर्षा झारखंड की ना 140 सेंटीमीटर है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि गणेशपुर पाट की ऊंचाई कितनी है।
गणेशपुर पाठ की ऊंचाई कितनी है? देखिए अभी आप लोग पढ़ रहे थे ना पाठ क्षेत्र, तो पाठ क्षेत्र में 3 पाठ है। एक का नाम है नेत्रहाट पाठ, दूसरा का नाम है गणेशपुर पाठ और तीसरा का नाम है जनीरा पाठ। तीनों जो यह पाठ है लातेहार जिले में है। ठीक है, एक का नाम क्या है नेत्रहाट पाठ, दूसरा का गणेशपुर पाठ और तीसरा जनीरा पाठ। तीनों लातेहार में है। नेत्रहाट पाठ जो है इसकी ऊंचाई 1180 मीटर है। गणेशपुर पाठ की जो ऊंचाई है 1171 मीटर है और जनीरा पाठ की ऊंचाई 1142 है। ठीक है, तो 1180, 1171, 1142, 1180, 1171, 1142, नेत्रहाट पाठ, गणेशपुर पाठ, जनीरा पाठ, तीनों कहाँ है? तो लातेहार में। आपको तीनों नाम याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ किसका पूछा है? गणेशपुर पाठ का। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 1171 मीटर। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने जो आज के क्लास का लास्ट प्रश्न है कि महामाया मंदिर गुमला का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, महामाया मंदिर गुमला का निर्माण किसने करवाया था? देखिए सबसे पहले समझिए कि महामाया मंदिर जो है यह हपामुनी गांव में घाघरा प्रखंड में स्थित है और किस जिले में? तो गुमला जिले में। ठीक है, गुमला के हपामुनी गांव के घाघरा प्रखंड में स्थित है महामाया मंदिर। ठीक है, और इस मंदिर का जो निर्माण है ना नागवंशी राजा के द्वारा करवाया गया था, नागवंशी शासक गंजघट राय के द्वारा। कब? तो 908 ईस्वी में। तो महामाया मंदिर का निर्माण नागवंशी शासक गंजघट राय के द्वारा करवाया गया 1908 ईस्वी में। ठीक है, इसके प्रथम पुजारी द्विज हरिनाथ थे। प्रथम पुजारी कौन थे? तो हरिनाथ थे। इसके बारे में क्या क्या कुछ विशेषताएं हैं तो आप देख लीजिए कि क्या है। तो यहाँ माँ काली की एक मूर्ति है जो एक तांत्रिक पीठ है। ठीक है, इसमें क्या है कि महामाया माँ, जिनको काली माता कहा गया है, महामाया माँ अर्थात काली माँ को बंद बक्से में यहाँ रखा गया है। इसे खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है। मतलब कि महामाया मंदिर की कुछ विशेषताएं हैं, तो इसके बारे में क्या है आप समझ लीजिए कि यहाँ जो महामाया माँ है ना यानी काली माँ, इनको बंद बक्से में रखा गया है। इसे आप खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है कि यहाँ के प्रथम पुजारी हरिनाथ थे। इसके अलावा आपको याद रखना है कि यह हपामुनी गांव घाघरा प्रखंड में स्थित है, गुमला जिले में। निर्माण किसने करवाया? तो नागवंशी शासक गंजघट राय ने 908 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी, गंजघट राय। तो चलिए आज का टेस्ट पूरा हुआ। आज मैं आप लोग को एक प्रश्न देती हूँ, आप सब कमेंट करेंगे। कल बहुत अच्छा लगा था आप सबका आंसर देख के, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना ध्यान दिए और कमेंट किए। ठीक है, आज सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताइएगा कि महुआ मांझी वो चर्चा में क्यों है। पहले बताइए कि महुआ मांझी कौन है। ठीक है, और महुआ मांझी का 2 बुक का नाम आपको कमेंट करना है। महुआ मांझी कौन है बताना है एक लाइन में, और महुआ मांझी का कोई 2 बुक का नाम आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।